All right. So today we'll be doing this paper. This is October, November 2025, paper 6, variant 2, IGCSE chemistry. Okay. They're saying basically eggshells are made from a mixture of calcium carbonate and their insoluble substances. Secondly, as I mentioned, कि जो शुरू के दो क्वेश्चंस है उनका सीन क्या है कि कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट या कोई ना कोई बैकग्राउंड चल रहा है। अगर आप लोग मेरी कहानी नहीं सुनेंगे, अगर आप लोग सही से नहीं सुनेंगे कि यहाँ एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, बिलीव में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो बी वेरी अटेंटिव। वो आपसे कह रहे हैं eggshells are made from a mixture of calcium carbonate and other insoluble substances. Calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid. The equation for the reaction is shown. वो आपसे ये बता रहे हैं कि जो एग का शेल होता है ना बेटा, जो अंडे का छिलका होता है, द एग शेल बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कोई और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना बेटा, ये HCl के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, water and carbon dioxide gas produce करता है। We say that the other substances in eggshells do not react with hydrochloric acid. जो भी आपके पास eggshells के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा जो भी और चीजें होती है ना, जो भी और सब्सटेंस होते हैं, वो बेसिकली HCl के साथ रिएक्ट नहीं करते। We say that a student finds the percentage by mass of calcium carbonate in eggshell. हमें बेसिकली परसेंटेज by mass को कैलकुलेट करना है of calcium carbonate in eggshell. Figure 1.1 shows the first three steps of the method that the student uses. Step 1 क्या है? ग्राइंड द एगशेल इनटू स्मॉल पीसेस। सबसे पहले क्या है कि हमने इस एगशेल को छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया है। दूसरा स्टेप क्या है? फाइंड द मास ऑफ द स्मॉल पीस ऑफ एगशेल। मैंने पहले एगशेल को छोटे छोटे पीस में तोड़ा, उसके बाद फिर मैंने उस एगशेल का जो है ना बेसिकली मास कैलकुलेट किया। यहाँ देखिए मैंने इस पेस्टल की मदद से, जो आपके पास बेसिकली पेस्टल जो है ना, ये मोर्टर पेस्टल कहलाता है। दिस इज जिसको हम लोग पता नहीं पुराने जमाने में लाइक जो आंटियां से क्या बोलती थी, लेकिन ये है कि जिससे ये जो है ना पीसते थे ना, दैट इज दिस थिंग। सो ये मोर्टर पेस्टल इज समथिंग जिसको नोट करे हर बच्चा। अगर मुझे किसी भी चीज को बेसिकली ग्राइंड करना है ना, मुझे अगर किसी भी चीज को ग्राइंड करना है, तो ग्राइंड करने के लिए जो मैं अपैरेटस यूज करूंगा, दैट इज गोना बी मोर्टर एंड पेस्टल। ओके। तो हम बेसिकली इस एगशेल को ग्राइंड करेंगे बाय यूजिंग मोर्टर एंड पेस्टल, एंड देन विल फाइंड द मास ऑफ द स्मॉल पीसेस ऑफ एगशेल। हम स्मॉल पीसेस ऑफ एगशेल का मास कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे इस बैलेंस से। देन दे आर सेइंग वी आर गोना ऐड स्मॉल पीसेस ऑफ एगशेल टू एक्सेस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वार्म द मिक्सचर while stirring it with glass rod। अब क्या होगा बेटा, बस एगशेल को जो है ना बेसिकली डाइल्यूट HCl में ऐड करके स्टिरिंग रॉड से मिक्स करेंगे ताकि बेसिकली ये रिएक्शन हो जाए। ओके। They're saying describe what is seen when the calcium carbonate in the eggshell reacts with dilute hydrochloric acid। बेटा जब ये eggshell के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जब बेटा HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ये गोना फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी ना बेटा, तो आपको इसके एफिवेसेंस या बबल्स नजर आएंगे। सो यहाँ पे आई एम गोना राइट कि मुझे क्या नजर आएगा, आई एम गोना सी एफिवेसेंस। ठीक है। Then they're saying describe what the student would should do to make sure that the acid is in excess and all of the calcium carbonate is reacted। ठीक है जी। तो आपको ना बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू टेक जो है ना, यू हैव टू टेक HCl इन एक्सेस, राइट। आप चाहते हो कि HCl एक्सेस के अंदर हो और सारा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर जाए, तो उसका तरीका क्या क्या है कि आप ना दो मेथड्स हो सकते हैं इसके। एक मेथड तो ये हो सकता है कि आप बेसिकली जो है ना इसके अंदर मजीद HCl को ऐड करते रहो अनटिल अनलेस कि आपके पास एफिवेसेंस स्टॉप हो जाए। सो हम इसका एक मेथड ये लिखेंगे कि वी कैन ऐड, वी शुड ऐड, या वी शुड भी नहीं लिखें, डायरेक्टली लिखें ऐड एक्सेस एसिड अगेन एंड अगेन until effervescence stop। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, कि मैं एसिड को ऐड करता रहूंगा और मैं तब तक करता रहूंगा कि मेरा एफिवेशन स्टॉप हो जाए। दिस इज फर्स्ट थिंग। ये मेथड 1 है। आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि वी कैन जस्ट चेक दिस थिंग बाय यूजिंग अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है बेटा, दिस इज द ये हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये ना एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हमें एक्सेस लेना है। ठीक है, हमें एक्सेस लेना है उसका। अब आप ये पूछेंगे कि सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो वो एक ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि हमें एक्सेस HCl लेना है। जहां तक ये बात रही कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्यों है कि एक्सेस HCl क्यों लेना है, तो मैं वो बात समझाता हूँ इंशाल्लाह। बट फॉर द टाइम बिंग मेरी बात समझे।
हम ये कहेंगे कि या तो मैंने एक्सेस एसिड को ऐड करता रहूं अगेन अगेन अंटिल अनलेस के एफएफएस स्टॉप हो जाए, नहीं तो दूसरा तरीका क्या होगा कि ये वी शुड ऐड, या वी शुड भी नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखे ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर and make sure the solution the solution is red or orange. If not, then add more acid. ठीक है बेटा, दूसरा मेथड क्या है इस चीज को मेक श्योर करने का कि आपके एक्सेस एसिड हो, आप ना यूनिवर्सल इंडिकेटर के एक दो ड्रॉप्स ऐड कर दो, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो सॉल्यूशन है ना उसका कलर रेड या ऑरेंज हो। अगर नहीं है, अगर पर्पल आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, हल्का सा येलो आ रहा है, तो फिर आप मजीद एसिड ऐड करते हैं ताकि आपके पास जो है ना सारा जो है ना एसिड जो है ना वो बेसिकली एक्सेस के अंदर आ जाए ना। एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न कि आप एसिड एक्सेस में लेना ही क्यों चाह रहे हैं बेटा, उसका रीजन क्या है कि वी रियली वांट कि सारा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर जाए, बिकॉज हमारे इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या है, वी नीड टू फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ दिस एक्सेल। हम चाहते हैं ये एक्सेल के अंदर जितना कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक्सेल के साथ रिएक्ट कर जाए। दिस इज द होल आइडिया ऑफ द apparatus ऑफ द एक्सपेरिमेंट, राइट? सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आई होप ये सबको क्लियर होगा, जल्दी से मुझे बताएं तो हम सब करें, ये दो पार्ट सबको क्लियर है? ओके, कोई भी लीव नहीं करेगा, मैं एंड में अटेंडेंस लूंगा उसके बाद लीव करेंगे। एंड एज आई सेड ये क्लास बेटा 8:30 तक चलेगी, दो पेपर्स करने हैं। आफ्टर स्टेप 3 द स्टूडेंट फिल्टर्स द मिक्सचर टू ऑब्टेन अनरिएक्टेड सॉलिड लेफ्ट फ्रॉम द एक्सेल, ठीक है जी। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द apparatus द स्टूडेंट शुड यूज टू फिल्टर द मिक्सचर। आपको बेसिकली फिल्टर करना है ना मिक्सचर को, तो फिल्टर करने के लिए आपको बेसिकली क्या लेना है, एक फनल लेना है। दिस इज द मोस्ट easiest part I would say. You'll have to take a funnel and you'll have to take a filter paper. आप इसको कह दें कि हमें फिल्टर फनल चाहिए, फिल्टर funnel चाहिए, and I also need a filter paper. Then they're saying after filtration, the student washes the residue. Filtration के बाद उन्होंने जो residue था उसको wash किया, identify the two substances, remove from the residue by washing. आपने जो है ना बेसिकली जब उसको वो किया होगा, लाइक वॉश किया होगा, तो बेसिकली आपसे कहना है कि कौन से दो सब्सटेंसेस होंगे जो कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना आइडेंटिफाई द रिमूव फ्रॉम द रेजिड्यू बाय वॉशिंग। जब आप वॉश करेंगे तो कौन से दो सब्सटेंस रिमूव हो जाएंगे? इसका आंसर मुझे कोई बताए, व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? आपने बेसिकली ना जब फिल्ट्रेशन किया ना बेटा, तो आपने द स्टूडेंट वॉश द रेजिड्यू, आपके पास ना रेजिड्यू में जो है ना जो भी पार्ट आ गया, मतलब आपने यहाँ पे जो रेजिड्यू था बेटा उसको वॉश किया, तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द टू सब्सटेंसेस रिमूव फ्रॉम द रेजिड्यू बाय वॉशिंग। कौन से दो सब्सटेंसेस जो कि रेजिड्यू से हट जाएंगे? कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम, एंड व्हाई इज दैट सो बेटा? सर क्योंकि वो रिएक्ट हो गया था, कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट हो गया था? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हुआ था HCl के साथ, सो दे मेड कैल्शियम का क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड तो बेटा प्रोडक्ट है, तो वो कैसे रिमूव हो गया? बिकॉज इट्स एक्वस, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आई थिंक यू टेल मी हाउ कैल्शियम क्लोराइड। ओके, एंड एनीवन एल्स? अब मेरी बात सुनो, दिस इज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास ना जब ये रिएक्शन हुआ होगा ना बेटा, तो आपने ना कैल्शियम कार्बोनेट सारा यूज हो चुका है, ऑल कंज्यूम, ऑल यूज्ड अप। यू नो व्हाई? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग में था। आपके पास यहाँ पे जो HCl था ना बेटा वो एक्सिस के अंदर है, राइट? और आपके पास ना अभी ये सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ है, बट ये सॉल्ट भी बेटा आपके पास सॉल्युबल है। ये दोनों जो है ना बेसिकली एक्वस स्पीशीज है, ये भी है और ये भी एक्वस स्पीशीज है। जब आप बेटा जो आपका रेजिड्यू होगा ना, जब आप उस रेजिड्यू को, रेजिड्यू में बेसिकली आपको मिलेगा क्या, मैं अगर आप लोग को बताऊं, जस्ट 1 सेकेंड, मेरे फोन में चार्जिंग जस्ट 5% है, या ओके नेवर माइंड, आई सी। जो आपका रेजिड्यू है ना बेटा बेटा वो बेसिकली
जो आपका रेजिड्यू है बेसिकली वो पता है क्या होगा। रेजिड्यू के अंदर ना आपके पास जो अदर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है ना बेटा वो होंगे। एक्सेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होगा और इसके अलावा अदर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे। जब आप उस रेजिड्यू को वॉश ऑफ करेंगे ना तो आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम क्लोराइड वो दोनों ड्रेन हो जाएंगे। पता है क्यों? बिकॉज अब जब आप डिस्टिल वाटर से धोएंगे ना तो वो दोनों चीजें सॉल्युबल है। तो वो दोनों चीजें बेसिकली क्या होंगी बेटा, उसके साथ ड्रेन ऑफ हो जाएंगी। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हम ये कहेंगे कि आपके पास जो है ना यहाँ पे आएगा, विल हैव विल हैव डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विल हैव कैल्शियम क्लोराइड। उसका रीजन क्या है मैं अगर आपको बताऊं, मेरी बात को समझिएगा बेटा। दोबारा से सब बच्चे सुनेंगे, बी वेरी अटेंटिव। देखो बेटा, जो एक्सेल है ना, एक्सेल एक्सेल के अंदर ना कैल्शियम कार्बोनेट तो है, बट उसके अलावा और भी तो कुछ ना कुछ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है ना जो हमें नहीं पता। एक्सेल के अंदर तो और भी चीजें होंगी। हमने जब उसको ग्राइंड करके यहाँ रिएक्ट कराया ना, तो यहाँ पे बेटा एक्सेल के अंदर जितना कैल्शियम कार्बोनेट था वो सारा रिएक्ट कर गया। मतलब कि ये कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बच गया एक्सेल के अंदर, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास एक्सेस HCl बच जाएगा बेटे, कैल्शियम क्लोराइड बच जाएगा, वाटर बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब सीन ऐसा है कि जब और आपके पास जो रेजिड्यू होगा ना बेटा, रेजिड्यू वो आपके पास सारी क्या होंगी बेटा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी। ठीक है, तो जब आप उस रेजिड्यू को डिस्टिल वाटर से धोएंगे ना, तो अगर आपके पास उस रेजिड्यू के अंदर थोड़ा सा कुछ HCl या कैल्शियम क्लोराइड होगा ना, वो ड्रेन ऑफ हो जाएगा। और सिर्फ HCl और कैल्शियम क्लोराइड ही ड्रेन ऑफ क्यों है ना, बिकॉज वो दोनों aqueous में है। करेक्ट? क्या सब बच्चों को ये बात समझ आ रही है मेरी? यस और नो? सर लेकिन वो फिर हमें मिक्सचर में नहीं मिलेंगे। मिक्सचर में नहीं मिलेगा मतलब? सॉरी, बिल्कुल मिक्सचर में था। मिक्सचर में था, बट मिक्सचर में बेटा आपने मिक्सचर को पकड़ के ना फिल्टर आउट किया। ये मिक्सचर था बेटे, आपने मिक्सचर को फिल्टर आउट किया। तो आप मुझे बताओ, जितना भी सॉल्युबल पार्ट होगा वो व्हाट डोंट डोंट यू थिंक कि वो फिल्ट्रेट की फॉर्म में नीचे आ जाएगा? यस। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे बताएं, जो आपके पास रेजिड्यू यहाँ पे हतीम हल्का सा बचा होगा, क्या वो हल्का सा वेट टाइप नहीं होगा? उसके अंदर थोड़ा बहुत कैल्शियम क्लोराइड और थोड़ा सा HCl नहीं होगा? बिकॉज ऑफ कोर्स HCl और कैल्शियम क्लोराइड तो बेटा यहीं से जो है ना मूव होता हुआ नीचे गया है, इजंट इट? लेकिन जब यस। आप इस रेजिड्यू को पानी से धो देंगे तो ये दोनों सॉल्युबल चीजें वहां से खत्म हो जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। ठीक है, फिर भी किसी को ये पार्ट समझ नहीं आ रहा, देखो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, इसकी स्क्रीनशॉट खींच के मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको एक वॉइस मैसेज शेयर कर दूंगा, दोबारा से वाली बात समझा दूंगा। नेवर माइंड, आगे चलें। देयर सेइंग आफ्टर वॉशिंग, एक सेकंड वेट करना पड़ेगा, मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ, ये बंद हो जाएगा। Then they're saying after washing the residue, the student dries the residue in an oven. The student then measures the mass of the dry residue. The masses the student records are shown in table 1.1. Small mass of small piece of eggshell is this, and mass of the residue after filtration is this. They're saying use the data in table 1.1 to calculate the percentage of mass of calcium carbonate in the eggshell. This is something very important और बहुत easy है। देखो बेटा, जो पूरा eggshell था ना उसका मास 2 ग्राम्स था, तो 2.00 ग्राम्स था। लेकिन जो आपके पास रेजिड्यू बचा है उसका मास जो है ना 0.11 ग्राम्स है। बेटा ये जो रेजिड्यू है ना, दिस रेजिड्यू इज योर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। ये सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं। और अगर मैं आपको बताऊं बेटा, तो एक्सेल तो होता ही दो चीजों से बनता है, एक कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। ठीक है, ये बनता है इन दो चीजों से। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो पूरे एक्सेल का मास 2 ग्राम्स है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज का मास 0.1 ग्राम्स है। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ जाएगा। क्या बोलेंगे? देखिएगा, फॉर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जस्ट 2.00 माइनस 0.11। ठीक है, तो हम जल्दी से 2.00 माइनस 0.11 करेंगे, वन हमारा पॉइंट आंसर आ एट जाएगा नाइन 1.89 आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अंदर में हम क्या करेंगे, परसेंटेज बाय मास निकालना आसान है। ऊपर न्यूमरेटर में I'm gonna take 1.89, डिनोमिनेटर में I'm gonna take जो है ना टोटल मास 2.00 टाइम्स 100 कर देंगे इसको। शाबाश, कोई आंसर बताया मुझे इसका बेटा जल्दी से? 94.5। 94.5। मतलब कि आपका जो परसेंटेज बाय मास हो गया वो 94.5% हो गया।
ठीक है, मतलब पूरे एक्सेल के अंदर जो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है दैट इज 94.5%। ठीक है जी, तो दिस वाज द होल चंक। करेक्ट, सबको बात समझ आ रही है? सर Yes. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जल्दी से, शाबाश। Okay, Ji. As far as question number 2 is concerned, they're saying student investigates the reaction between acidic solution B and two different solutions of aqueous sodium hydroxide, solution C and solution D using two different indicators। ठीक है, मतलब उन्होंने बेसिकली क्या करा है कि आपके पास ना रिएक्शन करा है, लेकिन रिएक्शन को इन्वेस्टिगेट करा है बिटवीन एसिडिक सॉल्यूशन बी एंड टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ aqueous sodium hydroxide solution C and solution D with two different indicators। ठीक है जी, उन्होंने दो डिफरेंट इंडिकेटर्स के साथ जो है ना बेसिकली एक एसिडिक सॉल्यूशन को इन्वेस्टिगेट करा है विद टू सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी से आगे चलते हैं मजीद डिटेल्स के लिए। जैसे द स्टूडेंट डज टू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उन्होंने क्या करा है, रिंस अ ब्यूरेट विद डिस्टिल वाटर एंड देन विद सॉल्यूशन सी। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल स्पेसिफिक स्टेप है जो हम बहुत दफा डिस्कस भी कर चुके हैं। हमने लास्ट के पेपर्स में भी डिस्कस किया था कि हम 2 बार जो है ना उसको वॉश करते हैं। ठीक है, ओके, देन दे आर सेइंग fill the burette with solution C, fill the burette with solution C, run some of the solution C out of the burette so that the level of the solution is on the burette scale, ताकि वो burette के scale पे जो है ना आ जाए। ठीक है, record the initial burette reading, all right, using a measuring cylinder uh, to pour 25 centimeter cube of solution B into the conical flask। I believe this is one of the errors because यहाँ पे ना उन्होंने 25 centimeter cube को pour करा है by using, we already know this thing। उन्होंने यहाँ पे 25 सेंटीमीटर क्यूब को पोर करा बाय यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग कि अगर आपको 25 सीएम क्यूब वगैरह को मेजर कभी भी यूज करना हो, सो वी ऑलवेज प्रेफर पाइपेट या पेपेट जिसको हम कहते हैं। तो हम हमेशा पेपेट को प्रेफर करते हैं। ये उन्होंने जो है ना सही काम नहीं करा। उसका रीजन क्या है कि मेजरिंग सिलेंडर इतना एक्यूरेट नहीं होता। देन देयर सेइंग ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एंड ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ थायोनाफ्थलीन इंडिकेटर टू द कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है जी, पहले 5 ड्रॉप्स ऑफ मिथाइल ऑरेंज ऐड करें एंड देन 5 ड्रॉप्स ऑफ थायोनाफ्थलीन इंडिकेटर को ऐड करें। स्टैंड द कॉनिकल फ्लास्क ऑन द वाइट टाइल, slowly add solution C from the burette to the conical flask while swirling the flask until the solution changes color from red to orange. This is the first end point. Record the burette reading at the first end point, then continue to add solution C from the burette to the conical flask while swirling the flask. The solution changes color from orange to yellow। ठीक है जी, पहले उसने जो है ना कलर चेंज करा फ्रॉम आपका रेड टू ऑरेंज हुआ है एंड देन ऑरेंज टू येलो हुआ है। ठीक है, देन दे आर सेइंग कंटिन्यू टू ऐड सॉल्यूशन सी while swirling the flask until the solution changes color from yellow to green। This is the second end point। ठीक है, तो पहला एंड पॉइंट था, फिर सेकंड एंड पॉइंट था। पहले एंड पॉइंट पे आपके पास ये कलर चेंज आया, सेकंड एंड पॉइंट पे ये वाला कलर चेंज आया, राइट। पहले वाले पे देखिए ये फर्स्ट एंड पॉइंट आ गया। देन दे सेइंग कंटिन्यू टू ऐड सॉल्यूशन सी फ्रॉम द burette to the conical flask while swirling the flask, solution changes color from the orange to yellow। जब आपने ऑरेंज टू येलो कलर चेंज आया ना बेटा, इसको ये लोग एंड पॉइंट नहीं कह रहे, वो एंड पॉइंट कंसिडर नहीं हो रहा। फिर वो कह रहे हैं कि जब ऑरेंज से येलो आएगा ना, देखो इसको मार्क कर लेते हैं। पहले कलर चेंज आया था रेड टू ऑरेंज, दिस वाज द फर्स्ट एंड पॉइंट। फिर ऑरेंज टू येलो को उन्होंने कोई एंड पॉइंट नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि आप मजीद सॉल्यूशन सी को ऐड करते जाएं अप अंटिल कि आपके पास जो कलर चेंज आए वो येलो टू ग्रीन आ जाए। दिस इज द सेकंड एंड पॉइंट। देन दे आर सेइंग रिकॉर्ड द ब्यूरेट रीडिंग एट द सेकंड एंड पॉइंट। फिर आपने जो है ना बेसिकली ब्यूरेट की रीडिंग को रिकॉर्ड कर दिया एट द सेकंड एंड पॉइंट। दिस इज एक्सपेरिमेंट 1। ऑलराइट, एक्सपेरिमेंट 2 पे आते हैं। They're saying empty the conical flask and rinse it with distilled water. Repeat experiment 1 using solution D instead of solution C। अब हम experiment 1 को ही repeat करेंगे, लेकिन इस बार हम solution D को इस्तेमाल करेंगे instead of solution C। All right, that's the only change। Then they're saying use the burette diagrams in figure 2.1 and figure 2.2 to record the reading for experiment 1 and experiment 2 and the table 2.1। complete table 2.1। हमें table 2.1 को complete करना है, ये experiment 1 की readings है। ठीक है, टेबल 2 को कंप्लीट करना जल्दी से, शाबाश। 1 सेकेंड, ऑलराइट। सो इसको जल्दी से देखते हैं। एक्सपेरिमेंट 1 की अगर बात करते हैं, इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग हमारे पास कितनी आ रही है देखिएगा जरा। 1.1 2 3 4 5 6। दिस इज 1.6, राइट, दिस इज 1.6। एंड देन फाइनल ब्यूरेट की रीडिंग क्या आ रही है? 21.1 21.2 21.2 आ रही है। एंड दिस वन इज एग्जैक्टली 41.0। इस पे आते हैं तो ये 0.1 2 3 4, it is 0.4 and this one is 10.1 10.2 10.2 है। और सेकेंड एंड पॉइंट की 21 पॉइंट 20.1 है।
20.1 है। ऑलराइट, सबको लिखना है। पहले एक्सपेरिमेंट 1 की बात करते हैं। फर्स्ट एंड पॉइंट की जो रीडिंग है, फर्स्ट एंड पॉइंट ये रहा बेटे, वो कितना है? 21.2 है, सॉरी 21.2 को मैंने मार्क कर दिया। फिर वो आपसे कह रहे हैं सेकेंड एंड पॉइंट की बात करें। सेकेंड एंड पॉइंट की कितनी है बेटा? 41.0 है। एंड इनिशियल पीरियड रीडिंग क्या है? 1.6 है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 की बात करते हैं। फर्स्ट एंड पॉइंट रीडिंग 10.2 है। सेकेंड कितनी है? 20.1 है। एंड उसके बाद जो फर्स्ट इनिशियल पीरियड रीडिंग दैट वाज 0.4। देन दे आर सेइंग वॉल्यूम एडेड फ्रॉम द बियर टू रीच फर्स्ट एंड पॉइंट। फर्स्ट एंड पॉइंट को रीच करने के लिए आपने कितना वॉल्यूम को ऐड करा? तो बेटा उसके लिए आपने क्या करना है? इनिशियल माइनस फर्स्ट को करना है। देखो ये जो ये निकालना है ना आपको कि वॉल्यूम एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट टू रीच द फर्स्ट एंड पॉइंट। आपके पास ब्यूरेट में इनिशियली इतना वॉल्यूम था और फर्स्ट एंड पॉइंट में इतना वॉल्यूम आपका गेन हो गया, राइट? तो आप इन दोनों को माइनस करो। 21.2 माइनस 1.6, कम ऑन जल्दी से शाबाश। 21.2 माइनस 1.6, दिस इज गोना बी 19.6। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाजमी मेरे साथ जो है ना कहते हैं ना, ताकि आप लोग भी कंफर्म करते ना, मेरे एंड से कोई मिस्टेक ना हो। दूसरा ये है कि 10.2 टाइम्स इसको हम करेंगे 10.2 माइनस 0.4। इसका बताएं क्या आंसर आ रहा है? 9.8. 10 पॉइंट लाइक 10.2 माइनस 0.4, इट्स गोना बी 9.8। फिर वो आपसे कह रहे हैं कि टोटल वॉल्यूम एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट टू रीच द सेकंड एंड पॉइंट। अब आपने टोटल वॉल्यूम एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट टू रीच द सेकंड एंड पॉइंट है बेटा, उसके लिए आपने क्या करना है? यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस बिगर वैल्यू विद द स्मॉलर वन। 41.0 माइनस 1.6, शाबाश जल्दी से। 41.0 माइनस 1.6, 39.4. 39.4। मेरे पास भी 39.4 आ रहा है। एंड उसके बाद फिर आप क्या करें? 20.1 को माइनस करें 0.4 से, तो कितना आ रहा है बेटा? 1.7. 1.7। नहीं नहीं, 1.7 तो ही ना आएगा, 19.7. 19.7 आएगा। 20.1 माइनस 0.4 करेंगे तो 19.7 आएगा। ठीक है बेटा, सब लोग की बात समझ आ रही है? अब देखो ये फ्री के 5 मार्क्स है। टेप ब्यूरेट से रीडिंग देखिए बतानी थी। गॉट इट गाइस, सबको ये बात समझ आ रही है? आगे चलो, यस और नो? Yes. अब आप देखेंगे आईटीसीसी का एक पेपर है, बट इसमें ना ग्राफ नहीं है। तो एज आई सेड कि क्वेश्चन में 1 2 वेरिएबल हैं, ओ लेवल्स के भी आईटीसीसी के भी। 3 4 बिल्कुल सेम है। 1 2 के अंदर रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। 1 2 के अंदर सिर्फ क्या है? एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। जिस तरह देखो एक्सपेरिमेंटल वर्किंग हो रही है। अब आपसे इसी के हवाले से जो ना कुछ एनालिसिस वाले क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो बेसिक क्वेश्चन है, इनको देखेंगे जल्दी से। शाबाश सर, हम कब नीचे से रीडिंग देखते हैं? बेटा इसको ना मैं बताऊं, ये वाली तुम्हारी बात सही है मूसा। लाइक जिस तरह मैं आपको बताऊं बेटा, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि इस केस में नीचे से रीडिंग देखो, इस केस में ऊपर से रीडिंग देखो। मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, आप रॉकेट साइंस चलाओ ही नहीं, ज्यादा इस पे जूम करो। शाबाश, मुझे खुद बताओ बेटा, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मैं अंदाजा नहीं हो रहा कि इतना सिस्टम डला हुआ है ना? तो इसको अलग अलग कैसे ऐसे लो, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6, दैट्स इट, बस। ये नीचे ऊपर की कहानी छोड़ दें, आप इसको खुद से अज्यूम करें। जब हाँ, अब आप जो दूसरी बात करें ना बेटा, वो अगर आपके पास इन्वर्टेड गैस सिलेंडर है, इन्वर्टेड सिस्टम हुआ हुआ है, उल्टी रीडिंग है, लाइक 1 नीचे है 2 ऊपर है, तो उसमें फिर पता है क्या होगा? ऊपर वाला ऐसा शेड हुआ हुआ होगा, तो फिर आपको वहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, वो वाला केस जो है ना थोड़ा डिफरेंट होता है, जब आपके पास इन्वर्टेड चीज हो, ऐसे लिखा हो। अभी तो देखेंगे 1 ऊपर है 2 नीचे ना, ये तो नॉर्मल केस है, राइट? जब 1 नीचे हो 2 ऊपर हो, और ऊपर से सिस्टम डला हो और नीचे आपके पास कोई वैक्यूम वगैरह हो, तो फिर आपको उस तरह देखना पड़ता है। लेकिन वो भी बेटा आप लोग के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं होगी, बिलीव मी। उसको आप देख के खुद से रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग लेना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से नोटिस करें कि कौन सा ऐसा शेड हुआ है, जो ऐसा शेड हुआ है मतलब कि वहां पे हमारे पास सिस्टम है, तो आपने बस उसके उसके अकॉर्डिंगली जो है ना रीडिंग को लेना, दैट्स इट। करेक्ट, आगे चलें। सब बच्चों को क्लियर है? रीडिंग में तो किसी को कोई मसला नहीं है ना? No. उसको जो पूछना हो फौरन बेटा अपने आप को अनम्यूट करें, हैंड रेस करें, मैं आपका बिल्कुल वेट कर रहा हूँ, मैं आपको फौरन से रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है? कोई मसला नहीं। देयर सेइंग एक्सप्लेन व्हाई कॉनिकल फ्लास्क इज रिंस्ड विद द डिस्टिल्ड वाटर एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू। हमने बेटा कॉनिकल फ्लास्क को डिस्टिल्ड वाटर से कब क्यों वॉश करा, मैं आपको बताता हूँ। जब भी डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करेंगे, इसका मकसद होगा ताकि हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकें, टू रिमूव impurities. Then they're saying at the start of experiment 1, the burette is rinsed with distilled water and then with solution C. Explain how the volume
added from the burette to reach the first endpoint would be different if the burette was not rinsed with solution C. देखो ये बहुत अच्छी बात करें। मैं अगर आपको बताऊं आपसे यहाँ पे क्या होता है कि आप पहले ब्यूरेट को बेटा वॉश करते हो विद डिस्टिल वाटर, फिर आप ब्यूरेट को वॉश करते हो विद सॉल्यूशन डी सी। वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर आप इस बात को रीड कीजिएगा, explain how the volume added from the burette to reach the first endpoint would be different if the burette was not rinsed with solution C. अगर आपने burette को बेटा solution C से रिंस नहीं किया होगा ना, तो पता है क्या होगा। लेकिन देखिए पहले आपने burette को वॉश किया डिस्टिल वाटर से, उसके बाद आपको ना उसको solution C से धोना है। उसका रीजन पता है क्या है? बिकॉज जब आप वाटर से वॉश करेंगे ना बेटा, तो जो आपके पास वॉल होता ऑफ द burette होगा ना अंदर, उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे। अगर बेटा आप लोग सॉल्यूशन सी से ना वॉश नहीं करोगे तो पता है क्या होगा, अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स से जाएंगे, जो कि उसके बाद मेरा जो जो भी मैं उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ना सॉल्यूशन को, उसको डाइल्यूट कर देगा। तो हम सबसे पहले ये बोलेंगे, उन्होंने आपसे पूछा क्या, एक्सप्लेन हाउ द वॉल्यूम एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट टू रीच द फर्स्ट एंड पॉइंट वुड बी डिफरेंट इफ द ब्यूरेट वाज नॉट रिंस्ड विद सॉल्यूशन सी। अब देखो मैं ऐसे कैसे लिखूंगा, इफ ब्यूरेट इज नॉट रिंस्ड विद सॉल्यूशन सी, अगर मैंने ब्यूरेट को रिंस नहीं किया विद सॉल्यूशन सी, देन the then the leftover water then the leftover then the leftover water would then the leftover water particles कहना आप, water particles या water droplets कह सकते हो, छोटे छोटे droplets would make solution C more dilute। उसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज देखो जब आपके पास ना पानी ऐड हो जाएगा ना सोल्यूशन सी के अंदर, तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। एंड सो नाउ वॉल्यूम एडेड फ्रॉम ब्यूरेट वुड बी हायर। मतलब कि बेटा आपने मेरी बात सुने, जब आपके पास ना सॉल्यूशन सी डाइल्यूट हो जाएगा ना, तो जो फर्स्ट एंड पॉइंट के लिए आपने 19.6 सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया था ना बेटा, अब आपका ज्यादा ऐड होगा, 20 ऐड होगा, 21 ऐड होगा, 22 ऐड होगा। उसका रीजन क्या है कि आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया है। डाइल्यूट होने से होता क्या है कि अब आपके पास ना बेसिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा, उसके अंदर पानी ज्यादा आ गया, उसके अंदर बेसिकली डाइल्यूट का मतलब ये होगा कि ना उसके अंदर पानी ज्यादा आ गया इन इजी वर्ड्स ना, तो वो अब इतना स्ट्रांग नहीं रहा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब आपको ना सेम एंड पॉइंट रीच करने के लिए यू वुड रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, मतलब आपको फिर ज्यादा वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी। प्लीज सब बच्चे मुझे बताएं, सबको ये बात समझ आ रही है? सर नो Yes. गॉट इट गाइस, आगे चलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, then they're saying explain why the conical flask is placed on the white tile during the tradition। बेटा व्हाइट टाइल में उसको प्लेस करने का रीजन ये था कि हम ना कलर चेंज को आसानी से देख सकें, टू सी द कलर चेंज मोर इजीली। बिकॉज व्हाइट टाइल होगा ना तो हम आराम से कलर चेंज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। समटाइम्स हमारे पास जो फ्लोर्स होते हैं मार्बल के होते हैं, वो हल्के से येलो स्टोन में होते हैं, तो व्हाइट टाइल का फायदा होता है आपको फौरन से कलर चेंज पता चल जाएगा। देन दे आर सेइंग compare the concentration of solution C used in experiment 1 with the concentration of solution D used in experiment 2। explain your answer। आपसे कह रहे हैं कि आपने ना concentration of solution C and concentration of solution D को, मतलब उन्होंने क्या कहा है कि देखें दोबारा सुने, compare the concentration of solution C used in experiment 1 and the concentration of solution D used in experiment 2। explain your answer। अगर आप ऊपर आए ना, तो देखो बेटा आपके पास ना वी कैन से कि एक्सपेरिमेंट 2 में जो आपके पास सॉल्यूशन डी है, फर्स्ट एंड पॉइंट रीच करने के लिए आपको 10.2 सेंटीमीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट हुई, और एक्सपेरिमेंट 1 में जो सोल्यूशन सी है उसका फर्स्ट एंड पॉइंट रीच करने के लिए आपको 21.2 सेंटीमीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट हुई। मुझे कोई बच्चा ये बात बताएगा कि ये जो फर्स्ट एंड पॉइंट रीच करने के लिए, बल्कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड पॉइंट रीच करने के लिए जो 19.6 की रिक्वायरमेंट हुई, और इसमें फर्स्ट एंड पॉइंट रीच करने के लिए जो 9.8 सेंटीमीटर क्यूब की रिक्वायरमेंट हुई, कोई बच्चा इस वॉल्यूम को देख के मुझे बता सकता है कि इसमें से कौन सा सोल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, सोल्यूशन सी या सोल्यूशन डी? जी, Experiment 2. एक्सपेरिमेंट 2 तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने बोला सॉल्यूशन सी या सॉल्यूशन डी? Solution D. सॉल्यूशन डी। एंड व्हाई इज दैट सो? Because the higher concentration है.
बिकॉज इसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन है। बेटा आप जी लोग सारे क्या मेरे साथ पेपर करते करते मार्क स्कीम खोल के बैठे हुए हो क्या? सर सॉल्यूशन सी नहीं होना चाहिए। क्या सब मैं पेपर करा रहा हूँ, क्या मार्क स्कीम खोल के बैठे हुए हैं क्या? मतलब आंसर बता रहे हैं, उसकी लॉजिक ही नहीं पता। क्यों सॉल्यूशन सी क्यों भाई? सर क्योंकि नजर आ रहा है वो ज्यादा। सर नो क्योंकि नो उसका नो नो, वॉल्यूम ज्यादा। मेरी बात सुने। दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ना आप लोगों ने दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन था। मेरी बात सुने, वॉल्यूम ज्यादा है, नो वे बेटा। ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरी बात सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर भी एंड एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर भी, इन दोनों केसेस के अंदर बेटा हमने 25 cm³ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन बी ऐड करा है। ठीक है, दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर लिसन टू मी वेरी केयरफुली। दोनों एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मैंने जो है ना 25 cm³ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन बी ऐड करा है। और आप दोनों एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा, एक में आपने ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन सी को ऐड करा हुआ है, एक में आपने ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन सी को ऐड करा हुआ है, एक में आपने ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन डी को ऐड करा हुआ है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 के अंदर ना सेम 25 cm³ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, सेम 25 cm³ को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास बेटा 19.6 cm³ ऑफ सॉल्यूशन डी की रिक्वायरमेंट हो गई। मतलब के सॉल्यूशन सी की रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब कि इस सेम 25 cm³ ऑफ सॉल्यूशन बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास 19.6 cm³ ऑफ सॉल्यूशन सी जो है ना इस्तेमाल हो गया। मतलब आपका सॉल्यूशन सी बेटा कितना इस्तेमाल हो गया? 19.6 cm³ इस्तेमाल हो गया। मतलब कि सेम 25 cm³ ऑफ सॉल्यूशन बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका 19.6 cm³ ऑफ सॉल्यूशन सी इस्तेमाल हो चुका है। हाउ इन एक्सपेरिमेंट 2 आपके पास सेम 25 cm³ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास ओनली 9 पॉइंट कितना है, 9.8 cm³ इस्तेमाल हुआ है। 9.8 cm³ ऑफ सॉल्यूशन डी इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब पता है क्या है? कि सेम दोनों केसेस के अंदर सेम 25 cm³ ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास सॉल्यूशन डी कम इस्तेमाल हुआ, सॉल्यूशन सी ज्यादा इस्तेमाल हुआ। सॉल्यूशन डी कम इस्तेमाल होने का मतलब क्या है? बिकॉज देखो ना, सॉल्यूशन डी कम इस्तेमाल हुआ है, राइट? सॉल्यूशन डी आपके पास क्या हुआ है? कम इस्तेमाल हुआ है। आप बोलेंगे सॉल्यूशन डी लेस यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है? कि सॉल्यूशन डी बेटा मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। सॉल्यूशन डी क्या है? मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। हाउएवर आपके पास, क्योंकि सॉल्यूशन सी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है ना, मोर यूज हुआ है, तो सॉल्यूशन सी आपके पास लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। क्या आप लोग को ये बात समझ आ रही मेरी कि यस और नो? नो सर। देखिए मेरी बात सुने, हतीम दोनों केसेस के अंदर आपने जो है ना कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो एसिड ऐड किया था उसका उसका वॉल्यूम कितना था? 25 cm³ था, राइट? यस और नो? यस। मुझे बताएं, एक्सपेरिमेंट 1 में फर्स्ट एंड पॉइंट आने के लिए आपको कितना सॉल्यूशन सी डालना पड़ा? कैन आई से 19.6? यस और नो? यस। और एक्सपेरिमेंट 2 में कितना सॉल्यूशन डी डालना पड़ा? कैन आई से 9.8 cm³? यस। तो मुझे बताएं, आपका किस केस में सॉल्यूशन ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है? सॉल्यूशन वन। सी। एक्सपेरिमेंट 1 में आपका सॉल्यूशन सी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना, राइट? यस और यस। नो? जब आपका एक्सपेरिमेंट जो है ना जब हम ये कहेंगे कि देखें एक्सपेरिमेंट 1 में आपका सॉल्यूशन सी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो कहने से वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। बिकॉज बेटा अगर वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता ना तो वो कम इस्तेमाल होता। अब मेरी बात समझ रही? इस केस में आपके पास सॉल्यूशन डी कम इस्तेमाल हुआ ना। देखो आपके पास कॉनिकल फ्लास्क में एसिड तो उतना ही है, बट आपके पास जो एल्कली है, एक केस में एल्कली कम इस्तेमाल हुआ, एक केस में एल्कली ज्यादा इस्तेमाल हुआ। अगर यहाँ एल्कली कम इस्तेमाल हो रहा है तो कहने से ये एल्कली मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, ओके। इजंट इट? और यहाँ पे एल्कली ज्यादा यस। इस्तेमाल हुआ तो इसका मतलब क्या है? कि ये एल्कली क्या है? लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। मोर यूज हुआ तो इसका मतलब क्या है? ये एल्कली लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? यस और नो? यस सर। हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि पहले बात से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी है, हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन डी which is used in experiment 2 is more
concentrated than solution C, which is used in experiment 1, as for same volume of acid, less solution D is used to reach first endpoint, which shows it is more concentrated. It shows क्या है? It is more concentrated. वैसे आप ना इसमें ये वाली बात भी कर सकते हैं, अगर आप गौर से देखें ना तो आपके पास ना यहाँ पे ये 9.8 इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये 19.6 इस्तेमाल हुआ है। आई कैन से कि हमारे पास ना ट्वाइस एज मच जो है ना डबल इस्तेमाल हुआ है, मतलब सॉल्यूशन इस वाले केस में आपके पास सॉल्यूशन डी बेसिकली 9 इस्तेमाल हुआ, इस केस में 19.6, तो आपके पास सॉल्यूशन सी जो है ना ट्वाइस इस्तेमाल हुआ है। मैं इसको ये वाली बात भी कर सकता हूँ कि आपके पास जो है ना, इसको मैं थोड़ा इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंट के अंदर ना सॉल्यूशन सी इज यूज्ड twice as much as solution D, which shows that solution D is more concentrated. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। Then they're saying deduce the volume of solution C required to reach the first endpoint if experiment 1 is repeated using 50 cm cube of solution B instead of 25. और आपसे कह रहे हैं, देखो ये तो आपके पास ना, अब मेरी बात समझना, जब आपने एसिडिक सॉल्यूशन B 25 cm क्यूब लिया था तो आपके पास बेटा अराउंड 19 पॉइंट कितना है 6 19.6 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन सी इस्तेमाल हो गया। अब वो कह रहे हैं हम 25 की जगह ना 50 cm क्यूब ले रहे हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मैं एसिडिक सॉल्यूशन भी बेटा कितना ले रहा हूँ 50 ले रहा हूँ, तो उसमें कितना मेरे पास जो है ना सॉल्यूशन सी इस्तेमाल होगा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश, इसको ऐसे करेंगे 25 एक तरफ 19.6 एक तरफ एंड 50 एक तरफ, यहाँ पे एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करें, शाबाश, जल्दी से 50 टाइम्स 9.6 करेंगे, 19.6 डिवाइड बाय 25 करेंगे, 39.2. 39.2 आ रहा है। 39.2 इस्तेमाल होगा हमारे पास। कैन वी जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2? टेक्निकली स्पीकिंग या वी काइंड ऑफ डिड इट, हमने मल्टीप्लाई बाय 2 ही करा है, बट मुझे बताएं सारा, अगर ये वो हमसे कहते हैं कि 25 की जगह हमने लेट्स से 45 इस्तेमाल करा है तो उसमें हमें मोल रेशो लेना पड़ता है, राइट? यहाँ तो एग्जैक्टली डबल वॉल्यूम इस्तेमाल किया ना तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकती हैं, पर लेट्स से अगर एग्जाम में ना 50 की जगह 45 आता 40 आता तो फिर क्या करना पड़ता, फिर रेशो लेना पड़ता, तो इसलिए मैंने रेशो से ही बता दिया, ठीक है? सो इट्स गोना बी 39.2. Then they're saying state why using 50 centimeter cube of solution B would cause a problem when finding the volume of solution C needed to reach the second endpoint. आपसे कह रहे हैं जब आप 50 cm cube of solution B लेंगे would cause a problem when finding the volume of solution C needed to reach the second endpoint in experiment 1. आपके पास ना मसला सारा ये है कि अगर आप ना 50 cm क्यूब ले लोगे, राइट, तो ऑफ सॉल्यूशन पीना, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास ना 39.2 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो हो जाएगा। ऑल राइट, अब मेरी बात सुनो, अगर आप देखें 39.2 है ना, अब मेरी बात समझिएगा, अगर आपने बेटा मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, कॉर्निकल फ्लास्क के अंदर, अगर आपने कॉर्निकल फ्लास्क के अंदर बेटा 50 cm क्यूब लिया ना
तो बेटा जो फर्स्ट एंड पॉइंट होगा उसके लिए आपको सॉल्यूशन सी कितना इस्तेमाल करना पड़ जाएगा, 39.2, राइट। और सेकेंड एंड पॉइंट के लिए आपके पास क्या होगा, सेकेंड एंड पॉइंट के लिए 39.2 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें, वो आ जाएगा आपके पास 78.4। अब 78.4 बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, हमारे पास ब्यूरेट इतना स्टैंड ही नहीं कर पाएगा। हमारे पास जब ब्यूरेट होता है ना बेटा, उसके उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 50 cm की। मसला सारा यार है कि अगर आप इतना ज्यादा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो है ना एसिडिक सॉल्यूशन लोगे ना, तो उसका सारा प्रॉब्लम ये आएगा कि उसकी सेकेंड एंड पॉइंट के लिए मेरे पास मुझे इतना ज्यादा जो है ना सॉल्यूशन जो है ना सी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 78.4 बेटा मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा, दैट्स इट। 39.2 को टाइम्स 2 करा है, तो ये 78.4 आ रहा है। तो अब सेकेंड एंड पॉइंट के लिए मेरे पास ना मुझे बहुत ज्यादा वॉल्यूम 78.4 जो है ना बेसिकली वॉल्यूम ऑफ एसिड सॉल्यूशन सी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि 78.4 वॉल्यूम ऑफ जो है ना सॉल्यूशन सी मतलब कि अल्कली की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपके पास बेटा ब्यूरेट के अंदर है। ये दोनों आपके पास किसमें, ब्यूरेट के अंदर है। तो ब्यूरेट तो इतना ज्यादा वॉल्यूम वो स्टैंड ही नहीं कर सकता, तो हम ये बोलेंगे कि देखें इन दैट केस ब्यूरेट won't be able to hold that much volume of solution C। ब्यूरेट जो है ना बेटा इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सी को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो दिस इज अ बैड आइडिया। नेवर माइंड, आगे चलते हैं। A student repeats experiment 2. The student warms solution B in the conical flask before carrying out the titration। solution B जो था बेटा उन्होंने उसको वार्म करा है, ठीक है। They're saying state the effect if any on the volume of solution D required to reach the second endpoint in experiment 2। Explain your answer। अब देखिए आपने ना सॉल्यूशन बी बेटा कौन है, सॉल्यूशन बी इज योर एसिड, राइट। आपने सॉल्यूशन बी को जो है ना हीट करा है, उसको वार्म करा है, राइट। सॉल्यूशन बी इज योर एसिड, आपने उसको वार्म करने का मतलब है आपने उसको हीट करा है। तो हीट करने से क्या होगा, हम ये कहेंगे कि आपके पास ना हीट करने से सिर्फ ये होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रिएक्शन क्विकर होगा। बट जो ये कहे ना कि स्टेट द इफेक्ट इफ एनी ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डी रिक्वायर्ड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डी रिक्वायर्ड तो सेम रहेगा, बिकॉज हीट करने से सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डी वुड बी नो, लाइक नो चेंज। उसकी एक्सप्लेनेशन ये बोलेंगे कि बाय warming it there is there is no change in concentration। जब आप वार्म करेंगे ना बेटा, तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। कॉन्सेंट्रेशन तो बेटा उतनी ही रहेगी ना, कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स उतने रहेंगे। वार्म करने से सिर्फ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। देन दे आर सेइंग स्टेट वन चेंज टू द apparatus दैट विल improve the accuracy of the results। बेटा अगर आप ना apparatus के अंदर कौन सी जो है ना वो करेंगे चेंज कि आपके पास जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट वो इंप्रूव हो सके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी एक्सपेरिमेंट के शुरू में कि इन्होंने यहाँ पे जो है ना बेटा मेजिंग सिलेंडर को इस्तेमाल किया 25 cm क्यूब को पोर करने के लिए। हम मेजिंग सिलेंडर को प्रेफर नहीं करेंगे, हम किसको प्रेफर करेंगे, पिपेट को प्रेफर करेंगे। तो हम ये बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग, हम ये बोलेंगे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंस्टेड ऑफ यूजिंग measuring cylinder to add solution B, comma use। आप ना पिपेट भी ले सकते हो, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा आप क्या लिखे, यूज वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। ठीक है बेटा, गॉट इट, सब बच्चों को बात समझ आ रही है, सर नो? Yes. क्या ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes, sir. Now they're saying कि solution a student test two solids, solid E and solid F, test on solid E। solid E is ammonium sulfate। उन्होंने खुद बता दिया कि solid E अमोनियम सल्फेट है, मतलब आपके पास यहाँ पे अमोनियम आइन है बेटा और सल्फेट आइन है।
दे आर सेइंग रिकॉर्ड द मगरिब की अजान हो गई क्या? एक मिनट, 7-2 हो रहा है। जी चलो हाँ ठीक है, ओके। ऑलराइट, सो या दे टोल्ड अस कि सॉलिड ई के अंदर बेसिकली अमोनियम सल्फेट है, मतलब अमोनियम आयन है, सल्फेट आयन है। दे आर सेइंग रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस। द स्टूडेंट डिसॉल्व सॉल्यूशन डी इन अ डिस्टिल्ड वाटर टू फॉर्म सॉल्यूशन ई। द स्टूडेंट डिवाइड्स सॉल्यूशन ई इनटू 3 अप्रॉक्सिमेटली इक्वल पोर्शंस। आपने पहले ना सॉलिड ई को लिया, डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व किया, और उसके बाद फिर उसको डिवाइड कर दिया इन अप्रॉक्सिमेटली इक्वल पोर्शंस, मतलब के 3 इक्वल पोर्शंस के अंदर उन्होंने बेसिकली इसको डिवाइड कर दिया है। देन दे आर सेइंग to the first portion of solution E, the student adds about 2 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide. जो फर्स्ट पोर्शन था ना बेटा, उसके अंदर उन्होंने 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ aqueous sodium hydroxide ऐड करा है। द स्टूडेंट वार्म्स द मिक्सचर जेंटली एंड देन टेस्ट एनी गैस प्रोड्यूस। अब देखिए, आप मेरी बात सुने, यहाँ पे आपके पास बेटा अमोनियम आइन है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, फिर उसको वार्म करेंगे ना बेटा, तो इस केस में आपके पास अमोनिया गैस रिलीज होगी। इस गैस में आपके पास अमोनिया गैस रिलीज होगी। जिस बच्चे को ये बात याद नहीं है, आई वुड स्टिल से मेरे नोट्स जाके टेस्ट को, कैटाइंस एनाइंस के टेस्ट को, फ्लेम टेस्ट को, सॉल्ट गैस के टेस्ट को, उन सबको याद करें। बिलीव मी, बहुत फायदा होगा। अमोनिया गैस रिलीज होगी, और इस अमोनिया गैस को मैं कैसे टेस्ट करूंगा? आई एम गोना टेस्ट द गैस द अच्छा, पहले ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे। हाँ, तो डायरेक्ट की बात करोगे कि टेस्ट द गैस, टेस्ट द गैस विद लिटमस पेपर, विद डैम्प लिटमस पेपर, डैम्प लिटमस पेपर, कॉमा। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? इट विल टर्न, इट विल टर्न ब्लू। जो डैम लिटमस पेपर है ना बेटा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। देन जैसे आइडेंटिफाई द गैस गिवन ऑफ इन ए टू। आपके पास ए टू के अंदर कौन सी गैस, ए वन के अंदर कौन सी गैस रिलीज होगी? ए टू की नहीं, सॉरी, ए वन के अंदर, तो वो बेटा अमोनिया गैस है। मैंने आप लोग को अभी पर बताया। Then they are saying to the second portion of solution E, the student adds about 1 centimeter cube of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous barium nitrate. उन्होंने बेसिकली क्या करा, जो ना 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को ऐड करा, और उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम नाइट्रेट को ऐड कर दिया। तो बेटा ये जो बेरियम नाइट्रेट वाला टेस्ट होता है ना, ये हमेशा सल्फेट के लिए होता है। मैंने आपको क्या बताया, कभी बेरियम होगा, कभी सल्फेट होगा, मैं बेरियम ऐड करूंगा, आई एम गोना फॉर्म बेरियम सल्फेट। कभी सल्फेट होगा, मैं बेरियम ऐड करूंगा, या बेरियम होगा, सल्फेट ऐड करूंगा, तो आपके पास बेरियम सल्फेट बनेगा। बेरियम सल्फेट का बेसिकली व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी? वी विल सी व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट। आप ना पीपीटी लिखेंगे बेटा, पूरा लिखेंगे। व्हाइट प्रेसिपिटेट इसलिए फॉर्म हो रहा है बिकॉज देखो, इस बेरियम से ना आपको Ba2+ मिलेगा, और वहां से आपको SO4 2- मिलेगा। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह खैर से ये बेरियम सल्फेट बनाएंगे, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो अल्लाह अल्लाह खैर से आपके पास यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। देन they are saying to the third portion of solution E, the student adds few drops of acidified aqueous potassium magnate. Observation, जब आप aqueous potassium magnate को ऐड करेंगे, तो क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास अमोनियम आइन है, और वो है ना सल्फेट आइन है, राइट? हम्म आप बेसिकली जब उसको ऐड करेंगे ना, अब आपके पास ना बेसिकली ये जो, अपना मेरी बात समझना, ये जो सॉल्यूशन है ना बेटा, जो टेस्ट के अंदर सॉल्यूशन होगा, ये होगा कलरलेस। जब आप ऊपर से बेटा KMnO4 को ऐड करेंगे ना, तो आपके पास क्या होगा? KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये वाला जो आपके पास सॉल्यूशन है बेटा, ये ऑक्सीडाइज होता रहेगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि सर ऑक्सीडाइज हो गया? तो उसका कलर चेंज क्या आएगा कि आपका जो ये सॉल्यूशन है ना, ये कलरलेस टू पेल पिंक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मिस्टेक क्या है, बच्चे दुनिया जहान के कहीं के बच्चे, इवन A2 के बच्चे भी जो है ना बेटा, कहीं पे भी पोटेशियम मैग्नेट सुनते हैं, हमेशा कलर चेंज लिख देते हैं बेटा, पर्पल टू कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप लोगों ने कि पोटेशियम मैग्नेट की हवाले से पर्पल टू कलरलेस बना पड़ा है, लेकिन बेटा पर्पल टू कलरलेस का तब होगा जब पोटेशियम मैग्नेट के अंदर आप किसी चीज को ऐड कर रहे हो। यहाँ आप पोटेशियम मैग्नेट के अंदर नहीं ऐड करें, पोटेशियम मैग्नेट को ऐड कर रहे हो। यहाँ पे यू आर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट। ये बात बच्चे आप लोग पहले से अपने पास लिख लें कि अगर आप पोटेशियम मैग्नेट के अंदर कुछ ऐड करोगे ना, और ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा, तो आपके पास पर्पल टू कलरलेस होगा ही होगा। बट आप जब आप बेसिकली पोटेशियम मैग्नेट
को ऐड कर रहे होते हैं ना बेटा, तो उस पर आपके पास जो कलर चेंज आता है ना बेटा, वो आपके पास कलरलेस टू पेल पिंक आता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि यहाँ बस कलर चेंज आएगा, कलर चेंज होगा फ्रॉम कलरलेस टू पेल पिंक। गॉट इट? बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस और नो? सबको क्लियर है बेटा? यस और नो? सब बच्चे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, कम ऑन। दे आर सेइंग टेस्ट ऑन सॉलिड एफ। टेबल 3.1 shows the test in the student's observation for solid F. Carry out the flame test, और आपके पास येलो फ्लेम नजर आया है। तो येलो फ्लेम बेटा आपके पास किसका होता है? जल्दी से चेक कर लेते हैं, एक सेकंड। येलो फ्लेम होता है सोडियम आयन का, ठीक है, सोडियम आयन का होता है। यहाँ पे आपको जो येलो फ्लेम नजर आ रहा है वो सोडियम आयन का नजर आ रहा है। देन दे आर सेइंग now dissolve the remaining solution solid F in distilled water to form solution F. Divide solution F into three portions. First portion में आपने क्या करना है? First portion of solution F, add about 1 centimeter cube of dilute nitric acid followed by few drops of silver nitrate. पहले नाइट्रिक एसिड को ऐड करा, फिर आपने AgNO3 को ऐड करा। यहाँ आपके पास बेसिकली येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास सॉल्यूशन के अंदर बेटा आयोडाइड आयन है। आयोडाइड आयन्स मतलब आर प्रेजेंट। आयोडाइड आयन्स कौन से होते हैं? I-, बिकॉज देखो, जब आपके पास सिल्वर आयोडाइड फॉर्म होता है ना बेटा, तो उसका क्या कलर होता है? येलो पीपीटी होता है। मुझे कैसे सब याद है? बिकॉज मैंने उस पीडीएफ को पढ़ा हुआ है। आप नहीं पढ़ेंगे फिर मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रगल करेंगे। देन देयर सेइंग टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन F add aqueous sodium hydroxide dropwise until excess white precipitate बना है and the precipitate dissolves in excess and aqueous sodium hydroxide to form a colorless solution. White precipitate बना और solution dissolve in excess वाली बात करें ना, तो उसको देख लेते हैं। ये सेटअप है। व्हाइट प्रेसिपिटेट तो बहुत सारे बने हुए हैं, बट वो आपसे कहना है कि सॉल्यूशन डिसॉल्व्स इन एक्सेस। हम्म ऑल राइट। इस बात को जरा देखें, उन्होंने नाम से क्या बोला है? द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व इन एक्सेस aqueous sodium has to form a colorless solution. फिर उन्होंने कहा कि थर्ड क्वेश्चन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एड aqueous ammonia dropwise until excess white precipitate, the precipitate dissolves in excess and aqueous ammonia to form colorless solution. सर ये आप 5 साल से पढ़ा रहे हैं, आपको तो पता हो। अरे बेटा दो चीजें हैं पागल। ये देखो, ऊपर वाले केस में आपने जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करा, कलरलेस सॉल्यूशन बना और वो कलरलेस हो गया। और इस वाले केस में आपने जो है ना एक्वस उसको, जब आपने एक्वस अमोनिया को ऐड करा, दोबारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बना और आपके पास इस केस में ना वो कलरलेस हो रहा है। अब यहाँ पे जो है ना दो आइंस की लड़ाई हो सकती है। हम दो आइंस में जो है ना फड्डा कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप यहाँ गौर से देखें ना, एक्वस हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद ना एल्यूमिनियम में भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉल्युबल इन एक्सेस। जिंक भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, सॉल्युबल इन एक्सेस। हाउ एवर एक्वस अमोनिया को ऐड करने में क्या हो रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा और ये सॉल्युबल इन एक्सेस होगा। हाउएवर इस केस में व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा वो, बट वो इनसॉल्युबल इन एक्सेस होगा। अगर आप देखें ना बेटा, हमारे पास ऑब्जर्वेशन Zn2+ साइंस की, दोनों केस में सॉल्युबल इन एक्सेस हो रहा है। देखो हमारे पास क्या हो रहा है दोनों केस में? बेसिकली सॉल्युबल इन एक्सेस हो रहा है। देखें, टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन, टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन मतलब कि दोनों केस में आपके पास सॉल्युबल इन एक्सेस होगा, टू फॉर्म अ कलरलेस सॉल्यूशन बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दो ऑब्जर्वेशन से मैं ये बात डिटरमिन कर सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास Zn2+ आयन प्रेजेंट था। ठीक है, दे आर सेइंग आइडेंटिफाई द 3 आयन्स प्रेजेंट। वो कौन कौन से होंगे? एक आपके पास सोडियम आयन होगा, एक आपके पास बेटा सोडियम आयन है यहाँ पे, एक आपके पास यहाँ पे जो है ना वो वाला आयन है, Zn2+ आयन है, और एक आपके पास बेसिकली आयोडाइड आयन है। ठीक है, ये 3 आयन्स प्रेजेंट है आपके पास। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग। आगे चलते हैं, शाबाश। मैं बताएं सबको क्लियर है? यस और नो? सब बच्चों को क्लियर है? यस और नो? ओके, उस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देर सेइंग लिक्विड अल्कोहल can be burned as fuels in spirit burners. The energy given out can be used to heat the water in a boiling tube as shown in figure 4.1.
मतलब कि आपके पास जो ये लिक्विड वाटर है ना बेटा, आप उसको बेसिकली एज अ स्प्लिंट बर्नर, मतलब कि जो आपके पास स्प्लिंटर होता है ना, बेसिकली आप इसके अंदर जो है ना, अगर इसके अंदर कोई ना कोई आपको चीज को तो बर्न करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे लिक्विड ऑयल को बर्न करके इस वाटर को हीट अप कर सकते हैं। दे आर सेइंग डिस्क्राइब हाउ टू इन्वेस्टिगेट व्हिच ऑफ द थ्री लिक्विड्स, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल, हीट्स वाटर इन द बॉइलिंग ट्यूब द फास्टेस्ट। ये आपका एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। अब क्या करना है, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, देखिएगा, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट विच ऑफ द थ्री लिक्विड्स, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हीट्स द बॉइलिंग वाटर इन द टेस्ट ट्यूब द फास्टेस्ट। कौन सबसे ज्यादा जल्दी जो है ना पानी को हीट अप करेगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत आसान तरीका है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास इथेनॉल है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल है, आप ऐसा करो कि ना, तीनों का पहले पहले स्प्लिंटर लो, इथेनॉल का, फिर ब्यूटेनॉल का, फिर प्रोपेनॉल का, ठीक है, तीनों का स्प्लिंटर लो। और ना यहाँ पे ना जो पानी का इनिशियल टेम्परेचर है, लेट्स से उसको आपने कांस्टेंट रखना है, और पानी को हीट करो। और आप अपना टारगेट रखो कि मैंने पानी को हीट करना है लेट्स से 70 डिग्री सेल्सियस तक। और आप ना जैसे ही हीट दोगे ना, स्टार्ट करोगे ना, आप टाइमर स्टार्ट कर दो। फिर आप नोटिस करो, अब लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, इथेनॉल जो है ना वो सबसे जल्दी लेट्स से अगर हीटअप करेगा ना, तो इथेनॉल अगर जल्दी ज्यादा सबसे जल्दी जो है ना टेम्परेचर को 70 डिग्री सेल्सियस पे लेके जा रहा है, तो आपके पास वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हीटअप कर रहा है। और अगर लेट्स से कोई कोई और जैसे कि ब्यूटेनॉल वगैरह, वो ज्यादा टाइम के अंदर हीट अप करे टू दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा वो आपके पास जो है ना, लेट्स से आई कैन से दैट कि जब वो ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो फिर वो आपके पास इतना फास्टेस्ट हीट अप नहीं करेगा, दैट्स इट। हीट्स द वाटर इन द बॉइलिंग ट्यूब द फास्टेस्ट, तो ये वाला थोड़ा सा पार्ट है, इसको लिख देते हैं अभी। जैसे यू आर प्रोवाइडेड विद द थ्री स्प्लिंट बर्नर्स, सैंपल्स ऑफ द टेस्ट, थ्री अल्कोहल्स, वाटर एंड कॉमन लेबोरेटरी apparatus। आपको इस पूरी बात करनी है, तो सबसे पहले ना यहाँ देखो ऑलरेडी डायग्राम बनी हुई है, तो आई एम नॉट गोना ड्रॉ एनी डायग्राम। मैं यहाँ apparatus नीडेड की भी आई डोंट थिंक सो कि कोई खास नीड है, बट फिर भी हम लोग जो है ना यहाँ पे एक आध लाइन तो छोड़ देंगे फॉर श्योर, कि मैं एंड में ना कुछ चीजों को मेंशन कर दूं। उन्होंने मुझसे जो है ना मेजर एक्सपेरिमेंट की बात की है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करें, आप ये बोलें कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली मेजर equal volume of all three ethanol, propanol and butanol by using burette and, पहले आप जो है ना इक्वल वॉल्यूम जो है ना बेसिकली कंसिडर कर लें ब्यूरेट, एंड मेक थ्री सेपरेट स्पिरिट बर्नर, स्पिरिट स्पिरिट बर्नर कहलाएंगे बिल्कुल यार, स्पिरिट बर्नर ही कहलाएंगे, स्पिरिट बर्नर। ये बुला रही है ना। ये आपके पास आपने जो है ना वो कर लिया। वाई नॉट मेजिंग सिलेंडर, बेटा कर सकते हैं, बट मेजिंग सिलेंडर की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, पहले आपने ये कर लिया, थ्री सी सेपरेट एक्सपेरिमेंट बना दिए। नाउ मेजर known volume of water, ठीक है, by using, again by using burette and pour it in boiling tube, comma, then by using thermometer record the initial temperature। थर्मामीटर की मदद से आप क्या करें, इनिशियल टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लें। गॉट इट। नाउ व्हाट आई एम गोना से, पहले आपने इनिशियल टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर लिया, पहले आपने बेसिकली लेट्स से, अच्छा हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, नॉन, आपने ऐसा करना है, कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम कंसिडर करना है, आई वुड से 50 cm क्यूब कंसिडर कर लो, ठीक है। आप पहले ये कर लो कि ना,
50 सेंटीमीटर क्यूब कंसिडर करें, लेकिन हाँ नाउ मेजर नॉन वॉल्यूम भी ले सकते हैं आप 50 cm क्यूब, लाइक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी कंसिडर कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं, दोनों केस बेटा सही रहेंगे। आई एम सेइंग, मैं वही बता रहा हूँ बेटा कि नॉन वॉल्यूम भी सही है, इफ यू वांट टू गो फॉर स्पेसिफिक वॉल्यूम वो भी सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब पता क्या होगा, हम कहेंगे कि देखें नाउ हीट, या हाँ नाउ हीट द वाटर बाय यूजिंग एस्पिरेंट, ठीक है, ठीक है, एंड मेक श्योर टू स्टार्ट द टाइमर from with stopwatch as soon as you start heating। जैसे ही बेटा आप हीटिंग स्टार्ट करोगे ना, आपने क्या करना है, जो स्टॉप वॉच है ना उसके टाइमर को प्रेस कर देना है। नाउ रिकॉर्ड द टाइम टेकन फॉर द टेम्परेचर, या रिकॉर्ड द टाइम टेकन टू हीट वाटर टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, आपने क्या करना है, यू हैव टू रिकॉर्ड द टाइम टेकन टू हीट द वाटर टू अ specific temperature, हाँ। now record the time taken to heat the water to a specific temperature। लेट्स से आपने अपने दिमाग में लगा दिया, आपका रूम टेम्परेचर बस 25, आपने दिमाग में बोला कि भाई मैंने ये देखना है कि 75 डिग्री सेल्सियस तक पानी को हीट करने में कितना टाइम लग रहा है, बस ये वाली बात हो गई। नाउ यू कैन से लास्ट में अभी वाली बात कर दें, द स्पिरिट विच took shortest time, जिस एक्सपेरिमेंट में मुझे कम से कम टाइम लगा टू हीट वाटर is the fuel which, उन्होंने हमसे क्या बोली थी, which heat the water fastest, which heats the water fastest। जिस स्पिरिट ने सबसे कम टाइम के अंदर पानी को हीट करा ना, the spirit which took the shortest time to heat water to a specific temperature is the fuel which heats the water fastest। ठीक है जी, जिस स्पिरिट ने सबसे कम टाइम के अंदर पानी को हीट करा, या सो जिस स्पिरिट ने सबसे कम टाइम के अंदर पानी को हीट करा, बेटा वो स्पिरिट ऐसा है जिसने जो है ना, जो कि बेसिकली सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी हीट कर रहा है। गॉट इट, सबको बात समझ आ रही है? सब बच्चे थम्स अप करें बेटा, सब बच्चों को क्लियर है, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला, एकदम क्लियर है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 अलहमदुलिल्लाह, ठीक है जी। सो वी आर डन विद दिस पेपर, दिस वाज अक्टूबर नवंबर 2025 पेपर 6 पीरियड 2 आईजीसीएसई केमिस्ट्री। ऑलराइट,